नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। मध्य प्रदेश की 230 सीट और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में बची 70 सीटों पर वोटिंग होगी। मतलब 300 सीटों पर 17 नवंबर को एमपी छत्तीसगढ़ के 7 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही सियासी शोर पर जनता अपनी मुहर लगाकर यह तय कर देगी कि 23 की टक्कर का चैंपियन 3 दिसंबर को कौन बनेगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही जिस तरह का अग्रेसिव कैंपेन रहा उसकी भी चर्चा होगी। कौन किस पर भारी पड़ा, किस तरह के बयान सामने आए, वो तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव प्रचार का थम गया शोर, अब कैंपेन चलेगा डोर टू डोर। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले प्रत्याशी अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। अब किसी भी तरह की रैली, सभाएं नहीं होंगी। बहरहाल बात करें मध्य प्रदेश की, तो इस बार कुल 5,61,36,229 वोटर वोट डालेंगे। इनमें करीब 2 करोड़ 88 लाख पुरुष मतदाता है, जबकि 2 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 1,373 है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटरों की बात करें तो इनकी संख्या 22,36,564 है। 1,000 पुरुषों की तुलना में एमपी में 945 महिला वोटर हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में 2,534 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कुल 64,523 पोलिंग बूथ है, जिनमें से 464 शैडो एरिया बूथ हैं। तो मध्य प्रदेश में इस बार 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने को तैयार हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। अब 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाता हैं। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 81,72,171 महिला मतदाता है। 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो इस तरह 17 नवंबर को एमपी और छत्तीसगढ़ की कुल 300 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग तैयार है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार तरह तरह के कैंपेन के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपील भी की गई है। टीम न्यूज स्टेट। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संतोष जी, एक लंबा कैंपेन रहा। आपके भी तमाम दिग्गज, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रचार करने के लिए आए। लेकिन आखिरी दिन प्रियंका गांधी, जिस तरीके से उनकी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया गया, वो बड़ा हाईलाइट हुई चीज आज। और उसको लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, उनके पिता रहे, और उसके बाद उनके परिवार को लेकर जिस तरह की बात प्रियंका गांधी अब तक बचती हुई आ रही थी। जबलपुर में भी उन्होंने कहा कि मैं उन पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती हूं, लेकिन अब एक पर्सनल टिप्पणी कर क्या संदेश देने की कोशिश यहां कांग्रेस की तरफ से की गई? देखिए लोकेन जी, आपको पूरा मालूम है कि जो 50-50 करोड़ में विधायक खरीद फरोख्त हुई थी और जो कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार अस्तित्व, तो उसके बाद गद्दारों के लिए कांग्रेस में तो कोई स्थान है नहीं। उन्होंने पार्टी से इसका कोई आइडिया नहीं सर, 50 करोड़ में बिके या 10 करोड़ में, ये आप जानते होंगे। नहीं, आइडिया नहीं, ये तो पूरे चर्चा का विषय है ना सर। नहीं, आप कह रहे हैं आपको पता होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। नहीं, आप नहीं, जो बात कर रहे हैं लोकेन जी, लोकतंत्र की हत्या करके, रातों रात खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिरा दी गई, तो सरकार गिराने के बाद जो आज पूरी स्थिति आप पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है, पूरी तरीके से त्राहिमाम जनता कर रही है। जनता गाड़ी कमाएगी, लूट के जो इन्होंने ये करा था, तो दिख ही रहा है ना पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। लूट की सरकार, फोन पे की सरकार, कमीशन खोरों की सरकार, 50% कमीशन की सरकार, और मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको शिवराज सरकार ने ठगा नहीं। तो ये सब ठग, ये जो इंटरनेशनल जो ठग बने हुए हैं, तो अब तो इसके अंदर दिख रहा है ना पूरी तरीके से। और जब उन्होंने गद्दारी करी थी, जब गद्दारी करके कांग्रेस की पीठ के अंदर पूरा भोग के जो गए थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है दिख रही है आपको। और पूरे ग्वालियर अंचल में तो आंधी बह रही है कांग्रेस की। इनकी खाता है 2-4 सीटें जीत जाए तो बड़ी बात है। तो देखिए लोकेन जी, जनता
जवाब देती है, क्योंकि जनता ने 5 साल का हमको जनादेश दिया था, कोई जनता ने हमें कोई साल भर का जनादेश नहीं दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक खरीद फरोख्त करके जो सरकार अस्थिर करी और गद्दारी करके सिंधिया जी गए, तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला। वो तो इससे ज्यादा बोलने काबिल है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को ठगा उन्होंने। आज जनता जवाब देगी, जनता देख रही है। दुर्गेश जी से जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, जो आरोप कभी आप लगाया करते थे सिंधिया परिवार पर, अब प्रियंका गांधी से लग रहे हैं। हालांकि इस प्रचार के दौरान अगर हम मोटा माटी निकालें तो बार बार बीजेपी की तरफ से समझाने की कोशिश की गई जनता को कि कांग्रेस आएगी तो योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, जबकि कांग्रेस ये दावा करती रही कि हमारी सरकार ने भी कई काम किए और उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अब इस पूरे कैंपेन के बाद क्या स्थिति में नजर आ रही है आप लोगों की? देखिए लोकेन जी, 2003 से जो जनता ने हम पर विश्वास जताना शुरू किया है, वो सतत हम पर आशीर्वाद देती आ रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान। हमारा जनता के साथ सतत संपर्क है, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में खड़े रहने का काम हम लोग करते हैं। इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है। हमारी ताकत हमारी जन कल्याण की योजना है, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंच चुका है, घर घर मतदाताओं से संपर्क कर चुका है और हमारी जो योजनाएं थी, जिनको जो हमारी ताकत थी, हम उसके बारे में, और हमारा जो मूल मंत्र है माननीय मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर पहुंच चुका है। 64,523 बूथों पे उसने अपनी अपनी टीम खड़ी की है और हम आलोचनाओं के रथ पर सवार नहीं थे लोकेन जी, हम विकास के रथ पर सवार थे। हमने जो प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की काम किया उस पे थे। रही बात कांग्रेस की, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक उपलब्धि गिनाने का काम नहीं किया कि उन्होंने प्रदेश हित में क्या किया। वो आलोचनाएं यहीं पे लगे। बिल्कुल लूंगा एक समय। उनको एक बात समझनी चाहिए कि अगर एक उंगली आप हमारी तरफ तो चार उंगली इनकी तरफ है। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये तिलमिलाएंगे, बिलबिलाएंगे, विचलित होंगे, ये इनका चरित्र में है। रही बात प्रियंका जी की, आज उन्होंने भी मुंह की जमा खर्ची कर दी। जैसे ये करोड़ों की बात कर रहे हैं, आप पे ही आरोप लगाने का काम किया कि आप जानते हैं। अगर कोई जानता होता तो ये अदालत में खड़े होते, अगर कहीं खरीद फरोख्त हुई होती, कहीं क्या। हम तो जो इनके सिंधिया जी के साथ जो भी थे वो सब चुनाव में गए, जनता ने उनको फिर आशीर्वाद दिया है। और ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जब वो कांग्रेस में थे तो 3,000 वोटों से जीते थे, तो जब भाजपा में आए तो वो 50,000 वोटों से जीत के आए। जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, हमने जनता की भरपूर सेवा की, उसी सेवा के नाते हम उनके पास हैं। और जनता निश्चित रूप से जब आप उनके साथ खड़े रहते हैं तो जनता उसको अच्छा भी मानती है और आशीर्वाद भी देती है। प्रदीप जी, 230 विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश में, और जो आंकड़ा सामने आया 160 रैलियां तो अकेले मुख्यमंत्री ने की, 80 पर बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए। तो ये जो अग्रेसिव कैंपेन पूरा रहा, 10-10, 12-12 सभाएं करने का मुख्यमंत्री के खुद का, और जबकि सीएम फेस कोई नहीं है बीजेपी की तरफ से। बार बार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस बार फेस हैं। किस तरीके से पूरा ये कैंपेन आपको नजर आया दोनों तरफ से? देखिए लोकेन जी, इस बार जो बीजेपी की स्थिति थी वो बड़ी आक्रामक रही है और कारण ये रहा कि वो बड़े तनमन से वो चुनाव लड़ते हैं। और यही कारण है, छत्तीसगढ़ में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए या राजस्थान में देखें, सब जगह टिकट को लेकर, टिकट वितरण को लेकर और सभाओं को लेकर एक पहले से इनकी स्ट्रेटजी तय थी, प्रोग्राम तय था। इसमें कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रही है। कांग्रेस के साथ ये था कि कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक थी प्रियंका गांधी, उनने भी 10 या 11 सभाएं मध्य प्रदेश में लगभग की हैं। और प्रधानमंत्री जी अकेले जो है 12 या 13 सभाएं कर चुके हैं और एक रोड शो था उनका। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी, उसको ये लग रहा था कि जिस तरह से नतीजे आने की जो सर्वे में अंदेशा था, जो सर्वे में रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर जिस तरह से सीटें घट रही थी, उनको लग रहा था, अंदाजा हुआ था कि सीटें कम होंगी
उसको कैसे ठीक किया जाए और इसको जो गैप हो गया था जनता और सरकार के बीच में, ऐसा लग रहा था कि नाराजगी होगी जनता के बीच में बीजेपी सरकार को लेकर, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने केंद्र से इसको जोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी सभाओं में ये कहा है कि किसी के नाम से नहीं, फूल को देखिए, कमल को देखिए और वोट करिए। और तो मुझे लगता है कि अपनी योजनाओं को, जो विकास को लेकर जो सारी योजनाएं बनाए थे प्रधानमंत्री जी, लाडली बहना हो, लक्ष्मी योजना हो, आवास योजना हो, इन सारे चीजों को लगातार अपने उसमें भाषण में आप देखिए, जितने भी भाषण हुए हैं नेताओं के, केंद्र के जो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, वो सब अपने विकास कार्यों की बात करते आए हैं। कहीं ये नहीं रहा। और दूसरी बात, एक बड़ा मुद्दा और भी था कि जो भ्रष्टाचार का मामला था, उसको कई बार, चाहे वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहा हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ रहा हो, लगातार इसको मुखर बिंदु से वो नेताओं ने उजागर किया है। तो मुझे लगता है कहीं नहीं कैंपेनिंग जो है वो बीजेपी बड़े दमदारी से की है। कांग्रेस ने लेकिन प्रदीप जी, मैं स्ट्रेटजी बनाई लोगों थी के पास जाऊं, क्योंकि इस बार बीएसपी, एसपी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी बड़े स्ट्रेटेजी के साथ कैंपेन किया। ऐसा नहीं किया कि पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारे, बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जरूर उतारे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो 2018 में अधिकांश सीटों पर लड़ रही थी वो सीमित दायरे तक दिखी। समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा ही किया। ये कुछ आपको लगता है कि खेल बिगाड़ सकते हैं इस बार, क्योंकि कई जो नाराज नेता थे वो इन पार्टियों के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं? बिल्कुल, आप देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 5 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों बीजेपी और कांग्रेस के दोनों, जैसे कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं नागौर से, तो ये एक मजबूत कैंडिडेट थे जिनकी स्थिति, पिछली बार वो पहले विधायक भी रह चुके हैं और बहुत कम वोटों से, मार्जिन से हारे थे वो चुनाव। इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो प्रभावित कर सकते हैं क्षेत्र में। दूसरी बात, बीजेपी से सिगरौली विधानसभा से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बीएसपी से लड़ रहे हैं और वो नगर निगम के अध्यक्ष रहे, पिछली बार महापौर के प्रत्याशी भी रहे। तो कई ऐसे सिचुएशन है, कई ऐसी जगह है जहां दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी संतोष जी, क्योंकि 30 से ज्यादा नेताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को भी, आपको लगता है कि जो बागी हैं ये खेल बिगाड़ेंगे इस बार? नहीं लोकेन जी, बागी जो है पार्टी जब 10 आदमी टिकट मांगते हैं, इसके अंदर जो एक को टिकट मिलता है तो कुछ नाराजगी रहती है, तो नाराजगी होती है तो वो कहीं आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, तो कहीं पार्टी में चले जाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक जो आप बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जनता जो है ये देख चुकी है। मध्य प्रदेश में जनता 18 साल का शुरुआती शासनकाल है और माननीय कमलनाथ जी की 16 महीने की जो सरकार है, 12 महीने जो काम करा, स्वर्णिम काल रहा है, वो जनता देख चुकी है। जनता ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, वो भी उन्होंने देखा। जनता ने 1 रुपए यूनिट बिजली का भोग किया, वो भी देखा। 3,22,000 आदिवासियों को पट्टे दिए, जनता ने वो भी देखा। जनता सब देख रही है। जनता की समझदारी संदेह से परे है। लोकेन जी, जनता ने माननीय कमलनाथ जी का कार्यकाल भी देखा और ये लूट की सरकार भी देखी है, जो 50% कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है। आप ये बताइए कि भारत इसके अंदर इनकी जो भी योजना है, चाहे स्मार्ट सिटी ले लो, चाहे नल जल योजना लो, सब कागजों की भेंट चढ़ रही है, भ्रष्टाचार की भेंट। जगह पे कोई दिखता नहीं। आप पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी में कहीं एक जगह जो है काम पूरा होते बताइए। अब ये इनका जो संकल्प पत्र आया है, इसके अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, 3,000 रुपए हर महिला को देंगे 1 जनवरी से, और इनके संकल्प पत्र पते नहीं है या संकल्प पत्र झूठा है या होर्डिंग झूठा है। इनने जो है बिजली के बारे में कोई दिखा नहीं है इनके संकल्प पत्र में। तो इन्हें बहुत सी चीजें केवल किसानों का दिया, बस उसके अंदर जो है। तो ये जो इनका जो गोलमोल जो इन्हें घोषणा पत्र दिया, 3,22,000 आदिवासियों को जो पट्टे, दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? दुर्गेश जी, तो ये जो बातें, एक मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। जल्दी ये कह रहे थे कि माननीय इनने कुछ, अरे आप ये बताइए 18 साल में एक उद्योग चालू कराया, बाहर से कोई उद्योगपति आया तो बताइए। इसलिए नहीं आया कि मालूम है कि भ्रष्टाचार में डूबा प्रदेश है, लूट लेते हैं यहाँ पे, जो उद्योग तो लगता नहीं। 18 साल के शिवराज सिंह चौहान के शासन काल में एक उद्योग बाहर से आया तो बताइए। केवल हवा की बातें करते हैं, झूठ बोलते रहते सुबह शाम तक। आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री, लोकेन जी इनकी हो गई वो बात, तो मेरा जवाब ले लीजिएगा। नहीं, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। तो जो आपकी जो इनका हो गया हो तो लोकेन जी मेरा जवाब ले लीजिएगा। ये रिपीट कर रहे हैं, हर बात को रिपीट कर रहे हैं। ये एक ही टेप चला रहा है अपना। नहीं, टेप कौन? अरे
दुर्गेश जी, मेरे 3 सवाल हैं। वो 3 सवाल गंभीर हैं। ये 3 सवाल ये हैं, जो टेप नहीं चला रहा। अरे अभी हो गया आपका, हो गया। अरे हो गया मेरे भैया, इसीलिए आप राहुल गांधी के पार्टी के नेता हैं। एक ही एक बात को बार बार बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलवा रहा हो। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर कोई 18 साल में एक उद्योग आया क्या बाहर से? ठीक, जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए दुर्गेश जी। स्मार्ट ठीक। सिटी का कोई पूरे कहीं काम पूरा हुआ क्या? कागजों की भेंट चढ़ा। नंबर 3 जो है नल जल योजना, केवल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तो एक आध ठीक, जवाब ले लेते हैं। अब हो गई बात आपकी संतोष जी। जी देखिए लोकेन जी, आज चुनाव के अंतिम समय पर आके खड़े हुए हैं और ये फिर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, ये 50% कमीशन की बात कर रहे हैं। अरे जिस 15 महीने की कमलनाथ सरकार को आप स्वर्णिम बात कर रहे हो, उसके मंत्री ने आकर मीडिया के समक्ष बात रखी कि कांग्रेस प्रदेश को लूटने आई है। दिग्विजय सिंह जी माफिया है, दिग्विजय सिंह माफिया हैं, दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर हैं। अब कांग्रेस के लोग लूटने आए। आपका तिल मिलाना, आपका बिल मिलाना, आपका विचलित होना बता रहा है कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। आप सुन नहीं पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे। अरे हमने जनता के हितों के जो काम किए, आप जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो, आपदा विपदा कोरोना के समय में भी हम नए स्टार्टअप में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचने का काम किया। जनता के हितों के लिए हमने काम करने के काम किए। इतने बड़े बड़े आप सिर्फ झूठ चिल्ला-चोट करने में समय निकालने का काम कर दिया आपने। जनता के बीच आप जा नहीं पाए। आप सिर्फ आरोपों और उस पे चढ़कर आप बातें कर रहे हैं। हमने एमएसएमई नए स्टार्टअप्स के माध्यम में मध्य प्रदेश ने इतिहास रचने का काम किया। यहाँ के युवा आगे निकल कर आए और उन्होंने अनेक नए स्टार्टअप्स को जन्म देने का काम किया। ये मध्य प्रदेश। ठीक, मैं प्रदीप जी के पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी, कई बड़े नेता इस बार गरीबी रेखा चुनाव मैदान में हैं, लेकिन हमने देखा कि जब बात ये की जा रही थी कि वो नेता न सिर्फ अपनी सीट बल्कि आसपास की सीटों पर भी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। ज्यादातर नेता हमने देखा कि अपनी सीटों पर भी फंसे रहे और ज्यादा फोकस भी वहीं किया उन्होंने। क्या आपको लगता है कि बड़े नेता, बेशक उनके साथ एक कद है, उनका एक ऑरा है, लेकिन उनके लिए भी चुनाव आसान नहीं है? लेकिन निश्चित तौर पर लोकेश जी, मैंने कई मैं क्षेत्र में गया भी, तो जैसे कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बड़ा कद भी है और इंदौर में एक प्रभाव भी है, इंदौर उस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कैंपेनिंग कर रहे थे अपने क्षेत्र के अलावा कई सारे क्षेत्रों में, उधर आसपास के खंडवा, टीकमगढ़, जहां जो भी प्रत्याशी उनको मुझे लगता है कि आमंत्रित किया है, तो वहां जाके जो प्रचार किया है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे आप सीधी हो गई, सीधी सीट में क्योंकि बीजेपी से ही वर्तमान जो विधायक थे, तो वो केदारनाथ शुक्ला, वो लड़े हुए हैं चुनाव, निर्दलीय लड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी सीटें हैं, आप सत्ता भी देख लें, आप दिमनी देख लें, नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो क्षेत्र है वो भी काफी डिफिकल्ट है। तो निश्चित तौर पर जो ऐसे कद्दावर लीडर है, वो अपनी सीट से बाहर निकलने में उनको कहीं ना कहीं ये कठिनाई पड़ी कि उनको विरोधियों से सामना करना पड़ा, अपने पार्टी के विरोधियों से सामना करना पड़ रहा है, यही कारण है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, इनकी सीटें ऐसी है जहां ये अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कई क्षेत्रों में जाकर प्रचार भी किए हैं। और आप देखें तो ये आसपास के क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि इनको एक सरलता हो, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है जो अपने विधानसभा सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए कि उनको खुद के अपने लोगों के विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार निश्चित तौर पर यह है कि जितने भी कद्दावर लीडर है उसमें कुछ लोगों को संकट तो जरूर है। एक मैं आपकी टिप्पणी छत्तीसगढ़ को लेकर भी चाहूंगा। वहां की जो 70 सीटें हैं, अब वहां पर किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? क्योंकि आखिर में ये जरूर कहा गया कि वहां पर जो पहले एक तरफा लड़ाई नजर आ रही थी वो अब टक्कर में आई है। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर उसको लेकर? क्या वहां पर कांग्रेस को एक तरफा माहौल दिख रहा है या आपको भी लगता है कि टक्कर होगी वहां पर बीजेपी की तरफ से? देखिए, एक तरफा तो हम नहीं कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में। कारण यह है कि जो 5 साल सरकार भले नहीं रही बीजेपी की, लेकिन बीजेपी ने वहां प्रयास किया। ये जरूर है कि बीजेपी ने दूसरी टीम भी नहीं खड़ी कर पाई। कारण है कि रमन सिंह का कोई ऐसा तोड़ नहीं रहा, तो इसलिए रमन सिंह को ही वहां इस बार भी चुनाव में उतारा गया है। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी ने वहां पिछली बार जो स्थिति थी उससे बेहतर करने का प्रयास किया है।
परंतु भूपेश बघेल जो वहां है, कई सारी कांग्रेस की जो स्कीम थी वहां छत्तीसगढ़ में, वो बेहतर साबित हुई है। उसमें खासकर गोवंश को लेके आप देखें तो गोबर से कई सारी चीजों बनाने का मामला है, उसका धान खरीदी का मामला, तो कई सारे ऐसे फैसले जो भूपेश सरकार के रहे हैं वो बेहतर साबित हुए हैं। तो इसलिए वहां ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस बहुत तेजी से स्वीप कर रही है, लेकिन बेहतर तरीके से कांग्रेस ने वहां काम किया है, अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए कांग्रेस की संभावना वहां बरकरार है। लेकिन बीजेपी ने भी मजबूती से वहां पिछली बार की अपेक्षा कई सारे लोगों का टिकट भी काटा है और ये भी देखा है कि चलिए, बड़ा दिलचस्प है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव, जिसके लिए प्रचार थम चुका है। अब बारी बस एक दिन छोड़कर 17 तारीख को जनता की है और नेताओं ने अपनी जो मेहनत है वो पूरी कर दी आज। अब जनता को ही तय करना है किसके दावों पर वो यकीन करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।